लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ वर्तमान में मलेरिया का प्रकोप चल रहा है। तो खुद स्वयं और अपनों को इसको किस प्रकार सुरक्षित करें, तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें और अपने आसपास मक्खी मच्छरों के प्रकोप से बचाने के जो नियंत्रण के उपाय हैं वो अपनाएं। जैसे मिट्टी का तेल आप डाल सकते हो। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ये मेरी सलाह विद्यार्थियों से है, उन अभिभावकों से भी है। तो चलो, अपने जो टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट का, जिसमें हमने यानी वायु के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में देख रहे थे। तो उससे पूर्व वीडियो में हमने वायु के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियों का सामान्य परिचय देखा था। तो अब हम बेसिकली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हालांकि इसमें से दो स्थलाकृतियों का हमने इससे पूर्व अध्ययन कर लिया था, उनको भी एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्थलाकृति हमने देखी थी वात गर्त। वात का मतलब वायु और गर्त मान गड्ढा। वायु की अपर्दन क्रिया के कारण जो तस्तरीनुमा गड्ढे का जो निर्माण होता है वो बेसिकली क्या है भाई, वात गर्त है। जब वायु के साथ ग्रीष्म ऋतु में यानी बवंडर चलते हैं, जिसको हम आम भाषा में बबुलिया कहते हैं, और जब ये चलते हैं ना तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर जो भी उसके सामने आता है उसको यानी वर्ताकार में मार्ग के अंदर यानी एक जगह पर घूमते हैं तो वहां की एक संगठित चट्टानी वहां से हट जाती है, जिससे क्या है उस क्षेत्र के अंदर जो तस्तरीनुमा जो गड्ढा बनता है बेसिकली उसको वात गर्त के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थलाकृति का हमने अवलोकन किया था अपवाहन बेसिन, यानी वात गर्त का जो विस्तृत रूप होता है वो बेसिकली अपवाहन बेसिन कहलाता है। यानी अपवाहन किसके साथ, यानी वायु के साथ वहां की असंगठित चट्टानें जब लंबे समय तक एक जगह से हटती रहती है तो उस क्षेत्र के अंदर क्या है, यानी वहां काफी गहरा गर्त हो जाता है। वह गर्त कई जगह पर तो भौम जलस्तर जब तक नहीं आ जाता तब तक वो मुख्य रूप से क्या है, यानी उसके अंदर अपरदन होता रह जाता है। तो ऐसे जो अपवाहन गर्त होते हैं ना, इसको मुख्य रूप से क्या है, यानी मंगोलिया है। मंगोलिया देश में बड़े पोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। बड़े जो अपवाहन गर्त होते हैं उसको बेसिकली यानी पोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यदि यानी इस छोटे अपवाहन बेसिन को संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन्स का मैदान है वहां उनको बेसिकली किसके नाम से, बैफेलो वालोस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, अपवाहन बेसिन को। इसके अलावा थर्ड स्थलाकृति भी हमने देख ली थी छत्रक शिला, यानी कैसी शिला, जो छत्ती की आकृति की शिला, यानी इस प्रकार की शिला होती है और इसके अंदर क्या होता है, छत्रक शिला के अंदर आधार बिल्कुल पतला होता है। क्यों, आपने देखा होगा कि वायु 6 फीट की ऊंचाई तक अपना मैक्सिमम अपरदन करती है। ये आपने अवलोकन भी किया होगा। भी अपने जाते हैं तो नीचे वाले क्षेत्र के अंदर यानी जब आंधियां चलती है तो नीचे धूल के कण, मिट्टी के कण, जो कंकड़ पत्थर नीचे चलते हैं, तो नीचे जब चलेंगे तो अपरदनात्मक कार्य तीव्र गति से होगा। और ये चट्टानें होंगी जब लंबवत चट्टानें होंगी और लंबवत चट्टानों के अंदर मिश्रित प्रकार की चट्टान होगी, जिसके कारण क्या है, यानी नीचे वाला भाग ज्यादा अपरदित हो जाएगा, बीच की मुलायम जैसे इससे मुलायम चट्टान हट जाती है और इसकी आकृति बेसिकली छत्ते जैसी होती है। इसलिए इस स्थलाकृति को यानी छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अंदर इसको यानी गारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यानी जर्मनी, यूरोपीय देश जर्मनी में इसको फिटज फेल्सन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यानी छत्रक शिला को फिटज फेल्सन के नाम से जाना जाता है। किसको,
क्षत्रक शिला को जर्मनी में, और सहारा में कहा जाता है गारा के नाम से जाना जाता है। सहारा में गारा फ्रीडरिचसहैलन, और वैसे अमूमन इसको कहते हैं यानी क्षत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों शिलाकृतियों का हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद चौथी शिलाकृति का हम अवलोकन करते हैं, इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग बेसिकली क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है, यानी जर्मन भाषा का शब्द है इनसेलबर्ग। और इनसेलबर्ग से तात्पर्य क्या होगा, पर्वतीय द्वीप या द्वीपीय पर्वत, या इसको हम मुख्य रूप से क्या है यानी काफी लंबा चौड़ा पथरीला भूस्थलीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर संपाटी होता है, बीच बीच के अंदर यानी कठोर चट्टानें जो मुख्य रूप से टीले से दिखाई देती है, उस टीलों को ही यानी इनसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर शीर्ष चट्टानों में पाई जाती हैं, और इसका निर्माण अपक्ष वायु की यानी अपर्दन और अपक्षी की क्रिया के परिणाम स्वरूप इनसेलबर्ग का क्या है, निर्माण होता है। और ये इनसेलबर्ग है जो नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया देश में असंख्य की संख्या के अंदर यानी इनसेलबर्ग शिलाकृति पाई जाती है। देखिए ये यानी कोई पथरीला भूस्थलीय क्षेत्र है, उसके अंदर यानी लगभग संपाटी हो जाता है, लेकिन बीच बीच के अंदर यानी कठोर चट्टानों के छोटे छोटे यानी टीले सदृश यानी चट्टानी भूखंड है वो दिखाई देते हैं, और जिसको इनसेलबर्ग कहते हैं। और इनसेलबर्ग बेसिकली जर्मन भाषा का तात्पर्य है कि पर्वतीय द्वीप या द्वीपीय पर्वत, यानी सपाटी भाग है और ऊपर ऐसे लगता है दूर से देखने पर जब चमकते हैं तो यानी कोई द्वीप हो, यानी सारा समुद्र लग रहा है और उसके बीच में कोई द्वीप जैसी शिलाकृति होती है, तो उसको इनसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। या और ये हो जाती है का इनसेलबर्ग। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति आती है जूजेन, या जिसको जूजन के नाम से भी जाना जाता है। जूजन का निर्माण कब होता है, बेसिकली जब मुलायम और कठोर चट्टानें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, एक दूसरे के जब क्षैतिज अवस्था में होती है तो वहां वायु सतह अपरदन के कारण क्या है, उस क्षेत्र के अंदर यानी दवाब सदृश शिलाकृति का निर्माण होता है। यानी ये तो मेरुतुल्य सपाट भाग बनता है बीच में, और ये जो प्राचीन समय में जो तख्ती का उपयोग किया जाता था, लिखने की जो कलम होती थी उसके अंदर दवात होती थी, तो दवात सदृश जो शिलाकृति का निर्माण जब वायु की अपरदन क्रिया के कारण होता है और बीच के अंदर संपाटी मेरुतुल्य भाग भी बनता है, तो ऐसी जो शिलाकृति है उसको जूजन के नाम से जाना जाता है। और जूजन के अंदर भी अपक्षीय तथा अपरदन दोनों का हाथ इसके अंदर होता है, और ये बेसिकली इसके अंदर बात करते 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं। कितने, 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं क्या, जूजन। तो इस प्रकार यानी जहां मुलायम तथा कठोर चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो, वहां वायु की सतह पर अपरदन होने के कारण वहां जो दवात सदृश जो शिलाकृति बनती है, वायु के अपक्ष यानी वायु के अपरदन क्रिया के कारण या चट्टानों के अपक्ष की क्रिया के कारण वो द्वार सदृश शिलाकृति बनती है, बीच में मेरुतुल्य जो शिलाकृति बनती है। तो ऐसी शिलाकृति को जूजेन या जूजन के नाम से भी प्रमुख रूप से क्या है, ऐसी शिलाकृति को जाना जाता है। और ये बेसिकली 90 से 150 फीट ऊंचे होते हैं जूजन। तो ये हो गया जूजेन, जो यानी क्षय की जो दवात होती थी उस दवात सदृश से जो शिलाकृति वायु की अपक्ष और अपरदन की क्रिया के कारण बनती है, उनको बेसिकली जूजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भूस्तंभ, जिसको डिमोइसन्स के नाम से जाना जाता है। क्या, डिमोइसन्स के नाम से भी क्या है, भूस्तंभ को जाना जाता है। और इसके अंदर बात करें कि मरुस्थलीय भागों में कठोर चट्टानें पड़ती है, और यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे ये
कठोर चट्टानें, बीच में मुलायम चट्टानें, फिर कठोर मुलायम, और जिसके कारण जैसे ये मुलायम चट्टान थी यहाँ से हटा दी जाती है, ये यहाँ से मुलायम चट्टान यहाँ से हटा दी जाती है, और ये होता है बेसिकली जब चट्टानें लंबवत अवस्था में कठोर मुलायम चट्टानें मुख्य रूप से क्या है होती है, तो कठोर चट्टान मुलायम चट्टान को हटा देती है वायु अपरदन की क्रिया के कारण। मुलायम चट्टान के बीच वाली कठोर चट्टान लंबवत स्तंभ के रूप में दिखाई दे, यानी स्तंभाकार शिलाकृति का निर्माण इससे होता है। तो जिसके कारण बीच वाली कठोर मुलायम चट्टान तो यानी सुरक्षित रहती है, आसपास की मुलायम चट्टान वहां से हट जाती है, और इसके हटने के कारण जो एक स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उनको यानी क्या भूस्तंभ या डिमोसेल्स के नाम से क्या है जाना जाता है। तो डिमोसेल्स की बात करते हैं तो यानी ये जो सहारा वाला जो मरुस्थल है, कादारी है, उस क्षेत्र के अंदर ये शिलाकृतियां बहुतायत से पाई जाती हैं। कौन सी? भूस्तंभ या डिमोसेल्स। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। जब यानी लंबवत चट्टाने कठोर मुलायम लंबवत चट्टाने हो और उसके बीच की मुलायम चट्टाने वायु के द्वारा हटा दी जाती है, और कठोर चट्टानों के बीच की मुलायम चट्टान सुरक्षित रहती है, उस प्रकार एक स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको बेसिकली भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति हम देखते हैं द्विकांत्र या वायु घर्षण भी कहते हैं, वेंटिफेक्ट के नाम से भी क्या है इस शिलाकृति को जाना जाता है। ये शिलाकृतियां प्राय मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी मुख्य रूप से जो विशाल चट्टानी खंड होते हैं वो वायु वेग के कारण ऊंचे पर्वतीय ढालों के सारे नीचे लुढ़कते हुए यानी घर्षण करते हुए और मुख्य रूप से वायु की अपरदन क्रिया के कारण वो मुख्य रूप से त्रिकोणाकार आकृति के अंदर बन जाते हैं। तो ऐसे त्रिकोणाकार जो आकार के जो टुकड़े होते हैं उनको बेसिकली द्विकांत्र के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली होता कि 4 फलक है, एक फलक या भूमि में समाया रहता है, 3 फलक स्पष्ट रूप से यानी पृथ्वी पर दिखाई देते हैं और इसके बाहर खरोंच हो जाती है। तो ऐसे मुख्य रूप से अपक्षीय अपरदन और मुख्य रूप से घर्षण के कारण जो त्रिकोणाकार जो टुकड़े होते हैं उनको तो कहा जाता है द्विकांत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये टुकड़े 8 फलक के हो जाते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 फलक वाले जो टुकड़े होते हैं जो वायु के घर्षण अपरदन सभी घर्षण के कारण पर्वतीय क्षेत्रों से लुढ़कते जैसे आपने अनुभव किया होगा नदी के अंदर यानी जो पत्थर बह के आता है वो गोल व चिकना हो जाता है। क्यों? वायु नदी की गति तीव्र होती है लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्रों में यानी वायु की गति इतनी तीव्र नहीं होती और न इतनी ज्यादा मात्रा में लुढ़क पाता, जिसके कारण ये त्रिकोणाकार चतुर्भुजाकार षष्भुजाकार अष्टभुजाकार हो जाता है। यानी 4 भुजा वाले जो 3 भुजा ऊपर से नीचे दिखाई देती है उसको द्विकांत्र कहते हैं। 8 फलकों वाले जो मुख्य रूप से क्या है जो चट्टान के जो टुकड़े होते हैं उसको वेंटिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बेसिकली हो गया क्या द्विकांत्र या वायु घृष्टांग। इसके बाद हम बात करते हैं यारडांग। तो यारडांग शिलाकृति को यदि हम देखना चाहें जब क्या होता है बेसिकली कोमल तथा कठोर चट्टानें एक दूसरे के लंबवत रूप में होती है और पवन द्वारा उन चट्टानों की मुख्य रूप से क्या है मुलायम चट्टानों का तो शीघ्र अपरदन हो जाता है लेकिन कठोर चट्टानों का अपरदन उस क्षेत्र में कम होता है, जिससे क्या बेसिकली क्या होता है कि जो कठोर चट्टानों के मध्य वाली भाग है वो नालीनुमा और नुकीले आकार के जो निर्मित छोटे छोटे नालिका या अपरदनात्मक शिलाकृतियां इस क्षेत्र के अंदर बनते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वायु के यानी जब वायु के बारे में कठोर व लंबवत चट्टानें यानी लंबवत के साथ साथ कुछ मात्रा में क्षैतिज पाई जाती है तो वह मुलायम चट्टानें वायु के अपरदन क्रिया के कारण हटा दी जाती है, लेकिन बीच बीच की जो कठोर चट्टान है उस क्षेत्र के अंदर क्या है बेसिकली खड़ी रहती है, जिसके कारण एक अटपटे आकार के यानी मुख्य रूप से बालू का टीले का निर्माण होता है। इस प्रकार के टीले को यारडांग के नाम से जाना जाता है। और ये यारडांग होते बेसिकली इसकी ऊंचाई 20 फीट होती है। कितने? यानी इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो 20 फीट इसकी ऊंचाई होती है।
और फिर यदि हम चौड़ाई की यदि हम बात करना चाहें तो 30 से लेकर 120 फीट की ऊंचाई तक मुख्य रूप से क्या है, यानी चौड़ाई तक होते हैं 30 से 120 और ऊंचाई बेसिकली इसकी 20 फीट होती है। और हमारे भूगोलवेत्ता में आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स ने इस जो यार्डांग है, जो अटपटे आकार के जो वायु का टीले बनते हैं वायु के अपतन की क्रिया के कारण, उसको कॉक्सकॉर्न के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? कॉक्सकॉर्न के नाम से संबोधित किया है। ये यूजीसी नेट के अंदर ये पर्सन है वो बेसिकली आ चुका है। तो इस प्रकार ये हो गया क्या है, यानी यार्डांग शिलाकृति। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति हम बात करते हैं जालीदार शिला, जिसको हम अस्मक जालक भी कहते हैं। जालीदार शिला क्या होती है भाई? जब चट्टानें क्षैतिज अवस्था में हो लेकिन इसके अंदर चट्टान मिश्रित प्रवृत्ति की होती है। लंबवत अवस्था के अंदर चट्टान होती है, उसके अंदर मिश्रित कठोर भी मिलेगी बीच बीच में और मुलायम भी मिलेगी, जिसके कारण मैंने पहले बताया वायु 6 फीट तक करती है, लेकिन यह क्या होता है, इसके अंदर जो वायु अपर्दन करती है तो मुलायम चट्टान वहां से हटाना प्रारंभ हो जाती है, तो छोटे छोटे यानी खांच बन जाते हैं और एक जाली सदृश शिलाकृति बनती है इसके अंदर। तो ऐसी जालीनुमा जो शिलाकृति का निर्माण होता है, जिसको जालीदार शिला, पाषाण जालक या अस्मिक जालक के नाम से भी ऐसी शिलाकृति को जाना जाता है। जो पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसी शिलाकृतियां बहुतायत से पाई जाती है, और पथरीले जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो एरिया, जिसको हमादा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है। अब हम बात करते हैं, जब ये पाषाण जो जालियां बनी थी ये आर पार नहीं है बेसिकली, क्यों? क्योंकि कम, और जब इसका लंबे समय तक अपरदन होता है तो ये नालियां आर पार हो जाती है, और आर पार होगी तो बेसिकली ये थोड़ा सा मिल जाती है, और मिलने से आर पार खिड़की बन जाती है, जिसको पवन खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पवन खिड़कियां मुख्य रूप से क्या है, यानी लंबे क्षेत्र आपस में मिल जाती हैं, तो इसको हम मुख्य रूप से कहते हैं पवन वातायन कहते हैं। तो इसके अंदर किस प्रकार परिभाषित करेंगे पवन वातायन को, कि जालीदार शिला में पवन के अपर्दन द्वारा पवनमुखी भाग के अंदर जो छिद्र हो जाते हैं, और पवन धीरे धीरे उन छिद्रों को यानी विस्तारित कर देती है, आपस में मिला देती है, तो एक बार बार मुख्य रूप से क्या है, यानी खिड़की बन जाती है, जिसको पवन वातायन कहते हैं। और ये पवन वातायन बन जाए तो यानी मुख्य रूप से एक मेहराबनुमा शिलाकृति का भी इसके अंदर निर्माण इसके अंदर होता है इस प्रकार का, और यहाँ यानी एक प्रकार का पुल का कार्य करता है ये पवन वातायन। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो जो पवन खिड़की है के बाद विस्तारित हो जाती है, मेहराबनुमा हो जाती है, पुल का कार्य करती है ऊपर से, यानी विभिन्न प्रकार की आदिम जनजातियां पहले इसके अंदर जाती थी, तो ये पवन खिड़की का भी निर्माण इसके अंदर होता है। तो बेसिकली आज हमने देखा यानी तीनों शिलाकृतियों को रिपीट किया, इनसेलवर्ग देखा, यानी जो मुख्य रूप से टीला से झुंझुनू है, गवाल तुल्य जो शिलाकृति है, झुंझुनू है, ड्राई कांट है, यानी त्रिकोणा का जो टुकड़ा होता है वो ग्रीकांड है, अष्टभुजा वाले फलक को वेंटी फैक्ट के नाम से जाना जाता है। यार्डांग जो मुख्य रूप से लंबवत चट्टानें होती है मिश्रित प्रकार की, असंगठित प्रकार की, उसमें यानी वहां से मिट्टी हटा दी जाती है, और अवनाली का अपर्दन उसके अंदर होता है। अटपटे प्रकार के जो बालू का टीले बनते हैं उनको बेसिकली यार्डांग के नाम से जाना जाता है। जालीदार शिला यानी जब लंबवत चट्टानें हो उस पर अपर्दन की क्रिया जब होती है तो ये छोटी छोटी जालियां बन जाती है, तो उसको यानी जालीदार शिला, अस्मिक जालक के नाम से भी जाना इसको क्या है जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं पवन वातायन या पवन खिड़की। जब ये जालियां आपस में अपठित होकर आर पार हो जाती है और आपस में मिलेगी तो यहाँ पवन वातायन खिड़की बनेगी, फिर बड़ी हो जाएगी तो मेहराब बन जाएगी, ऊपर से निकलने वाला मार्ग बन जाएगा प्राकृतिक, या मुख्य रूप से पवन के द्वारा निर्मित पुल का निर्माण इसके अंदर बेसिकली होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो ये अपने वायु की अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बालू का स्तूप, बालू का टीले या बालू का धोरे कई नामों से जाना जाता है। तो ये अपने इस बेसिकली आसपास के क्षेत्र में बहुतायत से देखने को मिलते हैं।
तो बालू का स्तूप भी कई प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, हेलबैग, बरखान, अर्धचंद्राकार। तो अपने यानी चूरू जिले का जो भागली गांव है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ये इस प्रकार के बेसिकली यानी पर्सन है, ये राजस्थान पुलिस और पटवार जैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक छोटे प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों पर अगले में इसमें कंपटीशन के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जिसका हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपने वायु बेसिकली किस प्रकार के कार्य करती है उनका विस्तार से देखा था और दो स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। कल वाला वीडियो था इसमें हमने यानी जो अपघनात्मक स्थलाकृतियां हैं उन सभी अपघनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। तो आज हम बेसिकली करेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन प्रमुख रूप से करेंगे। इसके अलावा जो पीछे की जो स्थलाकृतियां हैं उसको मैं 2 मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूं। हालांकि इसका विस्तार से अध्ययन आपको करना है तो इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर देखिए बेसिकली हमने कल देखा था कि वातगर्भ वायु के द्वारा जो निर्मित अर्धचंद्राकार आकार का या जो गड्ढा होता है तस्वीनुमा आकृति का, जो वायु के अंदर यानी भंवर बनने बहुलीय बनने से इसका निर्माण होता है, ये हमने देख लिया था। अपवान बेसिन वातगर्भ का जो विस्तृत रूप होता है, मिश्रित रूप, जब वायु लंबे समय तीव्र गति से यानी वहां पूरे भंवर बनाती हुई वहां से कमजोर चट्टानों को हटा देती है तो एक लंबा विस्तृत खड्डा बन जाता है। सहारा के मरुस्थल के अंदर, कालारी मरुस्थल में ऐसे नहीं अपवाहन बेसिन मिलते हैं। जैसे मंगोलिया में ऐसे वर्गाकार जो अपवाहन बेसिन है जो कोंग कियोंग के नाम से जाना जाता है। लघु आकार के जो अपवाहन बेसिन है सुंदराज्य अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन्स का मैदान है वहां इसको यानी बैफेलो वालोश भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। बैफेलो वालोश क्या है? बेसिन का दूसरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। छत्रक शिला का हमने देखा था यानी जब लंबवत चट्टानें लंबवत अवस्था में होती है तो उसके अंदर कमजोर और मुलायम चट्टानें होती है तो यानी वायु अपने जो अधिकांश अपरदन 6 फीट की ऊंचाई तक करती है, नीचे वाला भाग को अधिक काट देती है और यहाँ से बीच बीच में ऐसे काट देती है जैसे छत्ती की आकृति बनती है। तो वो आकृति ये छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा, वहां इसको गारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यानी इंसेलबर्ग यानी जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य यानी पर्वत या पर्वतीय द्वीप या द्वीपाग्री भी इसको कहते हैं। तो इंसेलबर्ग यानी मरुस्थलीय पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट से चट्टानें पाई जाती, वहां संपाटी मैदान में छोटी छोटी जो पहाड़ी सदृश जो स्थलाकृति होती है उसको इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इसकी खोज बोनार्ड नामक भूगोलवेत्ता ने की थी इसलिए इसको बोनार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्थलाकृति हमने पिछले वीडियो में देखी थी यानी जूजेन। जब क्या है यानी पृथ्वी के अंदर कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज अवस्था में होती है तो यानी जो हमारे पहले द्वात होती थी उस द्वात सदृश और पास में मेघ सदृश जो स्थलाकृति बनती है उसको जूजेन के नाम से जाना जाता है। भूस्तंभ जब क्या होता है लंबवत अवस्था के अंदर कठोर और मुलायम चट्टानें होती है तो कठोर और मुलायम चट्टान के बीच की मुलायम चट्टान वायु के अपरदन क्रिया के द्वारा हटा दी जाती है। जो एक स्तंभाकार जो स्थलाकृति बनती है उसको भू स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था ड्राइकांट यानी जब वायु ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से चट्टानी टुकड़े लुढ़कते हुए नीचे आते हैं तो वो जो त्रिकोणाकार आकार के जो टुकड़े बनते हैं उनको ड्रीकांट कहते हैं। अष्टभुजा आकार के जो टुकड़े होते हैं वो वैनिटी फैक्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर हमने देखा था यार्डान। यार्डान बेसिकली क्या होता है जब यानी मिश्रित प्रकार की चट्टानें कठोर और मुलायम चट्टानें हो और मुख्य रूप से उसके अंदर यानी कठोर चट्टानों का कम अपरदन होता है, मुलायम का अपरदन पक्ष की क्रिया ज्यादा होती है तो एक अलग प्रकार के अटपटे विभिन्न यानी कोण लिए जो यानी टीले बनते हैं
जिसके अंदर अवनालिका अपर्दन भी मुख्य रूप से होता है। जो ऐसे अटपटे आकार के टीले होते हैं यार्डांग कहलाते हैं। जालीदार शिला बेसिकली हमने देखा था कि जब पवन यानी छत्रक शिला जैसी शिलाकृति होती है लेकिन उसमें मिश्र चट्टानें होती है तो उसके अंदर कमजोर चट्टानें वहां से हटा दी जाती है तो छोटी छोटी यानी जालियां बन जाती है जिसको हम पाषाण जालक या जालीदार शिला कहते हैं। जालियों जब आपस में मिल जाती है हर बार मार्ग बन जाता है, पवन खिड़की बनती है और पवन खिड़की जब कई आपस में मिल जाती है मेहराब नुमा आकृति बनती है जिसके ऊपर पुल का कार्य करती है। तो ये शॉर्ट में अपने सलाह करते हैं, देखिए विस्तार में देखना है तो इससे पूर्व वाला वीडियो का आप अवलोकन करें। अब हम देखेंगे बेसिकली यानी निक्षेपात्मक सलाह करते हैं। देखिए वायु अपने मार्ग के अंदर विभिन्न प्रकार की चट्टानों से होकर बहती है। वायु की गति कैसी है, वायु के मार्ग में अवरोध कैसे हैं। तो वायु विभिन्न दिशाओं में चलती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में भ्रमण करती है। तो उसके कारण यानी वायु अपने साथ बहाकर यानी जो विभिन्न प्रकार के अवसाद लेके जाती है और उसके मार्ग में अवरोध आ जाता है या वायु की गति कम हो जाती है तो वहां पर मुख्य रूप से क्या है यानी कई निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनती है जिसमें तीन प्रमुख शिलाकृतियां बालू का स्तूप जिसको बालू का टीला भी कहते हैं, बालू के का धोरो के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा उर्मिक चिन्ह और तीसरा लोयस। तो फर्स्ट हम देखते हैं बालू का स्तूप। देखिए वायु जितनी तीव्र गति से बहेगी उतनी मात्रा में उसके साथ यानी अवसाद वार होगा और मार्ग के अंदर रुकावट आती है तो उसके सारे यानी मुख्य रूप से मिट्टी का जमा होना प्रारंभ हो जाता है और मिट्टी के निक्षेप की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो शिलाकृति है उसके अंदर बेसिकली बनती है। उसमें एक नंबर पर आता है बालू का स्तूप। क्या आता है? बालू का स्तूप, जिसका हम प्रमुख रूप से क्या है अवलोकन इसके अंदर करेंगे। तो बालू का स्तूप का अपने डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर डायग्राम के अंदर यदि हम देखना चाहें तो बालू का टीले या बालू का धोरे क्या होता है कि बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर में जब वायु की निक्षेप क्रिया के द्वारा निर्मित जो मुख्य रूप से शिलाकृति है उसमें बालू का स्तूप प्रमुख है। यानी मिट्टी का एक ढेर बन जाता है और ढेर के जमा से जो शिलाकृति बनती है उसको बालू का टीला, बालू का स्तूप या जिसके धोरों के नाम से भी जाना जाता है। और अपने राजस्थान में तो मुख्य रूप से धोरों की धरती कहा जाता है। कई प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं क्योंकि वायु का वेग, वायु की दिशा, वायु के मार्ग में कौन कौन से अवरोध आते हैं और उसके अंदर कौन कौन से पदार्थों का जमा होता है, इसके आधार पर ये बालू का स्तूप है वो कई प्रकार के मुख्य रूप से क्या है बनते हैं। और इसके करण के अंदर यदि हमने देखना चाहिए कई प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जैसे पौनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य। इस प्रकार के जो पर्सन है वो पटवारी, ग्राम सेवक और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है इससे संबंधित ऐसे पर्सन है वो पूछे जाते हैं। जैसे सीधा ही पर्सन दे देगा कि वायु की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे ये वायु दिशा जा रही और इस बालू का के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको कौन से बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसे ये वायु आ रही है और वायु की दिशा के जब समानांतर बालू का स्तूप बनेगा तो उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। और इसी चूंकि एक रेखा में बनते हैं इसलिए इसको रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि ये अनुदैर्घ्य पक्ष पर बनते हैं इसलिए इसको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो ऐसे बालू का स्तूप अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं। यानी अपने चूरू जिले के अंदर भी इस प्रकार के बालू का स्तूप है। सरदार शहर और सुजानगढ़ वाले क्षेत्र में आपको बहुतायत से देखने को मिल जाएंगे। इधर हम जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर वाले क्षेत्र में ऐसे बालू का स्तूप है वो बहुतायत से पाए जाते हैं। देखिए एक बालू का स्तूप बन गया उसके बाद दूसरा बालू का यानी बालू का विस्तार आगे होता जाता है जिसके कारण क्या है यानी बालू का स्तूपों का खिसकना कहते हैं। यानी एक बालू का स्तूप का यानी आकार छोटा हो जाएगा, दूसरा फिर आगे उसमें बन जाएगा। कई बार तो क्या है एक बालू का स्तूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब ये आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार यदि हम बालू का स्तूप की बात करते हैं
तो ये 2 मीटर से लेकर 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और अपना जो राजस्थान का मरुस्थल है, जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ यानी बेसिकली 15 से 60 मीटर ऊंचे मुख्य रूप से क्या है, बालू का स्तूप यहाँ देखने को मिलते हैं। कितने? 15 से 60 मीटर तक ऊंचे बालू का स्तूप अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, वहां यानी 180 मीटर तक ऊंचे बालू का स्तूप मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो ऊंचे यूएसए के अंदर जो कोलोराडो प्रांत है, कोलोराडो का मरुस्थल है, वहां ऐसे मरुस्थलों की संख्या या 300 मीटर तक ऊंचे भी बालू का स्तूप है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यानी ये बालू का स्तूप श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। देखिए बेसिकली 2 बालू का स्तूप है, जैसे ये 2 बालू का स्तूप है, कौन से, यानी पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और पवनानुवर्ती 2 बालू का स्तूपों के मध्य क्या होता है, वहां से बीच वाला भाग है, वहां से मिट्टी यानी जैसे कि वायु चल रही है इसकी मिट्टी यहाँ, तो बीच वाला मार्ग बन जाता है और यहाँ बालू का टीले बन जाते हैं खेत तक, जिसके कारण क्या अपने पश्चिमी राजस्थान के जो महान मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला, पाकिस्तान के लगता हुआ सीमावर्ती बॉर्डर है, वहां पर आप सीधे बालू का स्तूप को पार नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होता है, 2 बालू का स्तूपों की जो श्रृंखला होती है उसके मध्य यानी तंग संकड़ा मार्ग होता है, और उस मार्ग के सहारे ही आप उसको पार कर सकते हैं। तो ऐसे मार्गों में अपने राजस्थान का जहाज है ऊंट, तो ऊंट के यानी काफिले चलते हैं, जिसको ऊंट के कारवा कहते हैं। तो इसलिए यानी 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के मध्य रेत मुक्त जो मार्ग होता है उसको बेसिकली यानी कहा जाता है रेत मुक्त मार्ग, या जिसको कारवा मार्ग कहते हैं, गासी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी राजस्थान पुलिस में ऐसा प्रश्न आ गया है कि कारवा मार्ग क्या है। तो कारवा मार्ग आपके 2 नंबर का प्रश्न भी आपके यानी बीए पार्ट फर्स्ट में पूछा जा सकता है। कारवा मार्ग या गासी बेसिकली क्या है, तो यानी 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ये 2 बरखानों के बीच में भी मिलता है। 2 पवनानुवर्ती या बरखान बालू का स्तूपों की श्रेणियों के मध्य यानी जो रेत मुक्त मार्ग होता है उसको बेसिकली गासी कहते हैं। इसको यानी ऊंट के कारवे चलते हैं, इसलिए इसको कारवा मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको यानी रेत मुक्त मार्ग भी कहते हैं, रेत मुक्त कॉरिडोर भी कहते हैं, गासी भी कहते हैं, और ये कारवा मार्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भंवर बनते हैं, ये दोनों तरफ मुख्य रूप से मिट्टी वायु के द्वारा वहां से हटा दी जाती है, भंवर के द्वारा, जिसके कारण 2 जो बालू का स्तूपों की जो श्रेणियों के मध्य तंग संकड़ा जो रेत मुक्त मार्ग होता है उसको गासी, कारवा मार्ग या रेत मुक्त मार्ग कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। सीधी सी बात है, पवन की दिशा के जो समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है उसको पवनानुवर्ती, रेखी बालू का स्तूप या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले 90 डिग्री पर कोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न सीधा कि वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तीसरा है बरखान, यानी बरखान का मतलब है अर्धचंद्राकार शेप के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिसके आगे के सिंह की जैसी आकृति निकली होती है और इसका पीछे का भाग पवनमुखी और पवनमुखी ढाल यानी इसका किंग होता है। तो ऐसी जो यानी जो आकृति बनती है बालू का स्तूप की अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर, वो ऐसे बालू का स्तूप को यानी बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। और ये अपने जो चूरू जिले का यानी जो भालेरी गांव है वहां सैकड़ों की संख्या में ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। हालांकि सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर भी इधर आप जाएंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी ऐसे बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी अर्धचंद्राकार आकृति में फैले हुए बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और बरखान मुख्य रूप से क्या है, एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब है
किर्गिज स्टेपीज में बालू की यानी पहाड़ी, यानी क्या है, बरखान एक तुर्की शब्द है जिसका तात्पर्य वहां का एक प्रदेश है किर्गिज स्टेपीज के बालू की पहाड़ी, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बरखान का। इसके बाद हम बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। देखिए जब वायु के मार्ग में अवरोध इस तरीके से हो कि उसके बीच वाले भाग के साथ साथ उसके किनारों पर बालू का मिट्टी का निक्षेप होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे यानी एक तारे जैसी आकृति जिस बालू का स्तूप की होती है उसे तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये पिछली 2016 की फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल लाइब्रेरी